Problem number 10.7. In a double slit experiment, the angular width of a fringe is found to be 0.2 degree on a screen placed 1 meter away. So ये distance D आपको 1 मीटर दिया गया है और ये जो angular width of prism है वो दिया गया है 0.2 डिग्री. The wavelength of light used is 600 nanometer. So lambda दिया गया 600 nanometer. Or what will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in water? टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू बी 4/3. सो यदि पूरे जो सिस्टम है, पूरे जो इंटायर एक्सपेरिमेंट को यदि हम वाटर में डाल दे तब एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा. सो पहले हम लोग फ्रिंज विड्थ को समझते हैं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ है क्या. देखो, यदि ये आप देखोगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है और ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को आप बोलते हो फ्रिंज विड्थ. सो ये फ्रिंज विड्थ यहाँ से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ. मीन्स कि आप ये देखो, ये एंगल फिर थीटा कैसे निकालोगे. पहले फ्रिंज विड्थ का डिस्टेंस देखो, तो डिस्टेंस कितना है, लैम्डा डी बाई लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहाँ स्मॉल डी क्या है, इनके स्लिट के बीच का डिस्टेंस है. सो इसको यदि आप कैपिटल डी से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकल जाएगा. देखो आप ऐसे भी समझो, देखो कितना एंगल कोई लाइन सबटेंड कर रहा है, ये थीटा. तो थीटा क्या होता है, एल बाई आर. यदि ये दोनों का अप्रोक्सीमेट इक्वल मानोगे तो थीटा हो गया एल बाई आर. सो यही काम यहाँ पर किया गया है. एंगुलर विड्थ हो गया डेल्टा एक्स बाई कैपिटल डी और डेल्टा एक्स का वैल्यू है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. इसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दिए तो लैम्डा बाई डी आ गया. सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का ये फॉर्मूला आ गया. सो अब इसको जब हम लोग वाटर में रखेंगे तो क्या अंतर आएगा. सो फर्स्ट केस में यदि एंगल को थीटा 1 मानोगे तो थीटा 1 हुआ 0.2 डिग्री और ये हो गया लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. सेकेंड में होगा थीटा 2, जो आपको निकालना है वो कितना होगा, लैम्डा इन वाटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. और आपको मालूम है लैम्डा इन वाटर होता है लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. क्लियर है, ठीक है. सो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रिंज विड्थ है ना, ये आपको थोड़ा श्रिंक कर जाएगा, देखेंगे हम लोग. और इसको आप डी से डिवाइड कर दिए. सो थीटा 2 बाई थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा एयर बाई म्यू वाटर इंटू डी, लैम्डा एयर इंटू डी. सो ये डी डी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. सो थीटा 2 बाई थीटा 1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, that is 1 by 4 by 3, and theta 2 is equal to theta 1 4 by 3, that is 3 into theta 1 का वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाई 4 और ये हो गया 3 into 2 by 4 into 10 और ये यहाँ से आएगा 0.15 डिग्री. सो बेसिकली क्या हुआ, देखो फ्रिंज जो विड्थ है ना वो पानी में क्या हुआ, छोटा हो गया. सो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा और इस कारण से ये जो एंगुलर जो ये हुआ ना, ये एंगल ये क्या हुआ, ये भी आपको थोड़ा सा कम गया. सो अब ये थीटा 2 हो गया जिसका वैल्यू आया 0.15 डिग्री. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है. व्हाट इज द ब्रूस्टर एंगल फॉर एयर टू ग्लास ट्रांजिशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया है 1.5. ठीक है. सो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको यदि ब्रूस्टर एंगल नहीं पता है तो आप जान जाओ कि जैसे यदि कोई लाइट अनपोलराइज्ड होगा तो ये हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है. मीन्स कि इसका कंपोनेंट हर एक डायरेक्शन में होगा. क्लियर है. अब पोलराइज्ड करने का मतलब क्या हो गया कि उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट को हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया. तो यहाँ पर आपको अनपोलराइज्ड लाइट रे है, इसको आपको दो कंपोनेंट से दिखाए हैं. ये इसका आपको दिखाया गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये जो डॉट है ना, डॉट का मतलब क्या हो गया, डॉट का मतलब कि ये प्लेन से बाहर है या प्लेन के अंदर में है. ये हो गया क्या, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो मैं यदि इसको ऐसे दिखाऊं तो आप और अच्छे समझ पाओगे. ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं डॉट से दिखाया हूं.
तो यदि ये दो कंपोनेंट वाला वेव जा रहा था तो एक पर्टिकुलर एंगल ब्रूस्टर एंगल में क्या होगा, इसमें जो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद जो जाएगी ये वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट रे होगी। क्या होगी? वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट रे। मीन्स कि केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। सो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओनली। ठीक है, इसमें केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसमें केवल वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सो वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट हो गया। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ब्रूस्टर एंगल हो गया, इसमें आपको IB यदि है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट IB है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी IB होगा। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो यदि RB बोलोगे तो RB का जो कंडीशन होगा जिसके लिए वो ब्रूस्टर एंगल जिसमें कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो RB होगा 90 माइनस IB। ये एकदम फॉर्मूला आप ध्यान रख लो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? सो पोलराइज्ड एंगल के लिए, पोलराइज्ड लाइट रे के लिए जो इस एंगल का क्राइटेरिया होता है वो होता है आपको RB इज इक्वल टू 90 माइनस IB। अब यहां से आप ये स्नेल लॉ लगाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया N1। सो N1 साइन IB, आपको मालूम है क्या होता है स्नेल लॉ? N1 साइन थीटा इज इक्वल टू N2 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। और साइन I का वैल्यू है ब्रूस्टर एंगल IB और R का वैल्यू कितना है? 90 माइनस IB। सो यहां से आ जाएगा N1 साइन IB इज इक्वल टू N2 साइन 90 माइनस IB, और ये हो जाएगा N1 साइन IB इज इक्वल टू N2 कॉस IB, और यहां से tan IB हो जाएगा N2 बाई N1। सो N2 आपको सेकेंड मीडियम में है जिसमें लाइट रे आपको पोलराइज्ड लाइट रे गया है, और N1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिसमें अनपोलराइज्ड लाइट रे है। सो एकदम ये आप ध्यान रख लो, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे प्रॉब्लम आते हैं। सो यहाँ से यदि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बोलोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ग्लास का 3/2 बोला है, एयर का 1 है। सो tan IB इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 1.5, और IB ब्रूस्टर एंगल हो जाएगा tan इनवर्स 1.5, और tan इनवर्स 1.5 का वैल्यू आएगा 56.31 डिग्री। सो IB हो गया 56.31 डिग्री। बहुत सारे एग्जाम में, नीट में, JEE में भी इस टाइप के प्रॉब्लम आ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10.9 देखते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? For what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, मैं इसका फिगर बना देता हूँ। सो आपसे पूछ रहा है कि किस एंगल पर लाइट रे आए कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये जो है ना वो 90 डिग्री बनाए, ये एंगल 90 डिग्री होगा। सो आप देखो ये आपको प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट यदि I होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी R होगा। सो I प्लस R हो गया 90 डिग्री के, और I जानते हो R के इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सो क्लियरली 2I इज इक्वल टू 90 डिग्री और I हो गया 45 डिग्री। तो एक तो आंसर निकल गया। सेकेंड आपको दिया गया लैम्डा दिया गया 5000 एंगस्ट्रॉम। सो 5 इंटू 10 टू द पावर, इसको 5000 एंगस्ट्रॉम हो गया, और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के। सो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। सो न्यू हो गया V बाई लैम्डा। सो लाइट का स्पीड जो एयर में होता है उसको C से डिनोट करते हैं, और लैम्डा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर।
सी मीटर पर सेकेंड, मीन्स कि मीटर मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 3 इंटू 10⁸ जो सी का वैल्यू है, 5 इंटू 10⁻⁻7 1/सेकेंड। 1/सेकेंड को हम लोग हर्ज बोलते हैं। तो ये हो गया 30 इंटू 10⁻14/5 हर्ज, और ये हो गया 6 इंटू 10⁻14 हर्ज। सो फ्रीक्वेंसी निकल गया, आपको फ्रीक्वेंसी निकल गया। वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड लाइट रे का सेम रहेगा, चूंकि मीडियम सेम है। वेवलेंथ मीडियम चेंज करने पर चेंज होता है, डिपेंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ हो जाएगा, सपोज करो कि वाटर में गया या दूसरे मीडियम में गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वेवलेंथ हो जाएगा वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेवलेंथ डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर जो सेम मीडियम है तो सेम रहेगा। सो वेवलेंथ हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम, फ्रीक्वेंसी हो गया 6 इंटू 10⁻14 हर्ज, और ये 45 डिग्री। आसान प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नंबर 10.10 देखते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द एपर्चर ऑफ 4 mm एंड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। ये थ्योरी में अच्छे से किया गया है। फ्रेस्नेल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस, इसको आप ZF से डिनोट करते हो। ZF इज द डिस्टेंस फॉर विच ray optics is a good approximation, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ZF का, ZF होता है a²/λ, जहाँ a क्या होता है, एपर्चर, ठीक है, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। सो यहाँ पर देखो एपर्चर क्या दिया गया, 4 mm का एपर्चर है। सो a का वैल्यू हो गया 4 इंटू 10⁻³ मीटर, सबको एक ही यूनिट में ले आओ। लैम्डा हो गया 400 नैनोमीटर, डेट इज 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सो क्लियरली ZF फ्रेस्नेल डिस्टेंस हो जाएगा आपको 16 इंटू 10⁻⁶ a² का वैल्यू, और ये मीटर स्क्वायर हो गया, और इधर में कितना हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सो क्लियरली ये न्यूमरेटर इसका मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। सो ये हो गया आपको 4, और ये हो गया 40 मीटर। सो 40 मीटर्स वो डिस्टेंस है जिसके लिए रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर दिस एपर्चर एंड दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होने से मुझसे पूछिएगा। हम लोग अगले वीडियो में एडिशनल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स देखेंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।